अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जमात दहम में साइंस 2 इस मज़मून में तवारिस और इर्तिका इस सबक के लिए मालूमात हासिल करते हैं, जो कि इस सबक का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा पिछली वीडियो में हमने इर्तिका के मुख्तलिफ सबूतों में शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत, रक्काज़ी सबूत और आसारी अज़ा के मुतालिक मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के इस तीसरे और आखिरी इस वीडियो में हम आगे की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। दरमियानी कड़ी। कुछ जानदारों में चंद ऐसी खुसूसियात होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें हम दरमियानी कड़ी कहते हैं। आइए यहाँ पर हम चंद हैवानात की तस्वीरों का मुशाहिदा करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर पेरिपेटस, इसके बाद लंगफिश और डकबिल प्लेटिपस, ये तीन हैवानात की तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब हम ये जो हैवानात हैं, इन हैवानात का दूसरे ग्रुपों के साथ जो है इन कुछ कुछ नुमाया खुसूसियात जो है वो नज़र आती हैं, इसलिए उन्हें हम दरमियानी कड़ी कहते हैं। जैसे कि पेरिपेटस, ये जो हैवान है, ये हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानदारों की दरमियानी कड़ी के तौर पर जाना जाता है। पेरिपेटस में दोनों ग्रुपों के जानदारों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। हल्केदार दूधों की तरह उसमें हल्केदार जिस्म, नरम पतली जिल्द मौजूद होती है, जबकि जोरदार पैर वाले जानदारों की तरह उसमें तनफ़ुस के लिए तनफ़ुसी नालियों का निज़ाम और खुले दौरान खून का निज़ाम भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ लंगफिश, ये मछलियों और जलथलियों के दरमियान दरमियानी कड़ी के तौर पर मानी जाती हैं। मछली होने के बावजूद इसमें सांस लेने के लिए फेफड़े मौजूद होते हैं, जैसा कि जलथलियों में मौजूद होते हैं। जबकि डकबिल प्लेटिपस ये आमतौर पर रेंगने वाले और पिस्तानों के दरमियान कड़ी की हैसियत से जाना जाता है। यह रेंगने वाले जानदारों की तरह अंडे देता है और पिस्तानवी हैवानात की तरह इसके जिस्म में पिस्तानवी गुदूद मौजूद होते हैं और उनकी जिल्द पर बाल भी मौजूद होते हैं। तो ये हैं दरमियानी कड़ी वाले चंद हैवानात। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। यहाँ पर जानदारों के जिनीन की नशोनुमा के दौरान मुख्तलिफ हालतें दिखाई गई हैं। उनका मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि ये जिनीन अपने नशोनुमा के इब्तदाई मरहलों में एक दूसरे से काफ़ी हद तक यकसानियत रखते हैं। अगर शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो इनकी सारी तस्वीरें जो है हमें एक जैसी नज़र आती रहती हैं, लेकिन उनकी मुमासिलत बाद के मरहलों में बतदरीज कम होती जाती है। जिनीन की नशोनुमा के इब्तदाई मराहिल में यकसानियत से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि तमाम हैवानात का मौरिस एक ही है, यानी इन तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही अजदाद से हुआ है, जो कि ये उनके जीनियनी सबूत या उसको हम जीनियाती सबूत कहते हैं। डार्विन का कुदरती इंतखाबी नज़रिया। जानदारों के मुख्तलिफ अनवाह के लगातार गहरे मुशाहिदे के बाद चार्ल्स डार्विन ने अपना एक कुदरती इंतखाब का नज़रिया दुनिया के सामने पेश किया। उस नज़रिए के मुताबिक जो जानदार काबिल होता है वही बाकी रहता है। इस बयान को डार्विन ने शाया करवाया। डार्विन के मुताबिक जानदार कसीर तादाद में जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबले आराई करते हैं। सिर्फ वही ही जानदार अपने वजूद को कायम रखते हैं जिनमें बेहतर तबाफी की खुसूसियत मौजूद होती हैं।
जिन जानदारों में तवाफ़ी की खुसूसियात मौजूद नहीं होती हैं वो फना हो जाते हैं। कुदरती इंतखाब सिर्फ काबिल अनवा को मुंतखब करने में अहम किरदार अदा करता है। जिन जानदारों में अपनी बका के लिए तवाफ़ी की खुसूसियात मौजूद नहीं होती हैं वो फना हो जाते हैं। इस तरह से मुंतखब शुदा काबिल जानदार तौलीद के अमल से अपनी नुमायाँ खुसूसियात के साथ नई अनवा पैदा करते हैं। तो ये है डार्विन का कुदरती इंतखाबी नज़रिया। लिमार्क का नज़रिया। इर्तकाई अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियाँ होती हैं। इस नज़रिए को लिमार्क ने पेश किया। उसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल इस तरह से नाम दिया। अपने नज़रियात की वजाहत के लिए लिमार्क ने कई मिसालें पेश की। जिराफ नस्ल दर नस्ल अपनी लंबी गर्दन करके दरख्तों के पत्तों को खाने की वजह से वो लंबी गर्दन वाले हो गए हैं। इसी तरह हथौड़े से लगातार ज़रब देने के अमल की वजह से लोहार के कंधे और बाजू मजबूत और ताकतवर बन गए होंगे। लिमार्क ने ये मजीद कहा कि शुतुरमुर्ग और ईमू जैसे परिंदे उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनके पंख नाकारा और कमज़ोर हो गए हैं। बतख और हंस जैसे पानी में रहने वाले परिंदे अपने पैरों की मदद से सतह आब पर तैरते हैं, इसलिए उनके पैर इस अमल के लिए काबिल बन गए हैं। सांप ज़मीन पर रेंग कर चलता है, इसलिए वो अपने पैरों से महरूम हो गया। इस तरह की कई मिसालों से ये बात साबित होती है कि जानदार के हयात के दौरान जो खुसूसियात उसने अखज़ की हैं वही वो अगली नस्ल में मुंतकिल की जा सकती हैं। उसे ही अखज़ करदा खुसूसियात की हम जीनियात कहते हैं। तो ये है लिमार्क का नज़रिया। इंसानी इर्तका। बहुत ही मुहियन या खलवी जानदार से आज हमें जानदारों में तनु नज़र आता है। इसमें इंसानी नस्ल की इब्तदा एक शक्ल के ज़रिए बताई गई है। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब आखिरी डायनासोर ख़त्म हो गए तब बंदर जैसे हैवानात कदीम और कुछ लंगूर जैसे नज़र आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। तकरीबन 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम ख़त्म हो गई, उनकी दिमाग की नशोनुमा और हाथों की इस्लाह हो गई और वो ऐप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। कुछ अरसे के बाद ये ऐप जैसे जानवर जनूबी और जनूब मशरिक एशिया में दाखिल हुए। ऐप जैसे बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए और तकरीबन 2 करोड़ 50 साल पहले उनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हो गए। गिजा पकड़ने और मुंह तक ले जाने वाले और दूसरे कामों के लिए हाथों का जो है ज़्यादा तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मौसम में तब्दीली की वजह से और ख़त्म होते हुए जंगलात के बाइस इन ऐप को दरख्तों से नीचे उतर कर ज़िंदगी गुजारने पड़ने लगी। अब उनकी कमर की हड्डी की नशोनुमा की वजह से वो सीधे खड़े होने लगे। हाथों को दीगर कामों के लिए आज़ाद किया। इस तरह इंसान नुमा जानदार वजूद में आए। अफ्रीका का रामा पिथिकस ये पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। ये ऐप आगे चलकर ज़्यादा ज़हीन हो गए। इस तरह सीधे चलने वाला इंसान दिमाग के हजम में इजाफा यानी दिमाग की नशोनुमा और उसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ्त की। निंदरथल इंसान ये इंसानी जमात की पहली मिसाल को तस्लीम किया गया। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी पालने लगा, बस्तियां बसाने लगा और इस तरह से तहज़ीब का आगाज़ हुआ जो कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं।
اس کے باوجود انسانی نسل کے آباء و اجداد کی تفصیل کی مزید جانکاری حاصل کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اپنا پہلا سبق توارث اور ارتقاء مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔